हेलो एवरीवन, फ्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज आप लोगों के लिए जेसीसी बोर्ड रांची द्वारा जारी किया गया क्लास 9 का गणित का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आया, जिसमें मैं सेट 3 का सेक्शन बी को आज सॉल्व करेंगे। जेसीसी बोर्ड रांची ने हर सब्जेक्ट का 3 क्वेश्चन पेपर जारी किया है, सेट 1, 2 एंड सेट 3। हमने लास्ट वीडियो में सेट 3 का सेक्शन ए देखा था। इस क्लास में हम सेट 3 का सेक्शन बी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन बी का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस तरह के और भी वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करें कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। चलिए कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्यूशन को देखिए। एक समांतर चतुर्भुज है, ये हो गया आपका ABCD समांतर चतुर्भुज। इसका जो डायगोनल होगा ये होगा BD एंड दूसरा डायगोनल होगा आपका, ये हो गया आपका ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका डायगोनल्स AC एंड BD है, जो एक दूसरे को पॉइंट O पर विभाजित कर रहा है। सबसे पहले बनावट क्या लिखेंगे हम, क्या हमने इसमें बनाया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज खींचा। जिसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पर विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज, ये त्रिभुज है, देखिए AOD एंड त्रिभुज BOC, इसमें हम लेंगे, इस दोनों को कंसीडर करेंगे, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में क्या है? देखिए AD इक्वल टू BC, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। कौन सा कोण है? ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण बराबर होता है। और दूसरा एकांतर कोण कौन सा है? देखिए एंगल ADO, एंगल ADO इक्वल टू एंगल CBO। ये दोनों हो गया आपका एकांतर कोण। तो क्या इसमें है? देखिए दो एंगल बराबर है दोनों ट्रायंगल का और एक साइड बराबर है, मीन्स ASA से क्या होगा? ट्रायंगल AOD, इसको सर्वांगसम बोलते हैं। इस तरह ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल AOD, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC क्या है? दोनों सर्वांगसम है, मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकता है। सर्वांगसम का मतलब होता है दोनों का सारा अंग बराबर है, दोनों का हर साइड्स बराबर है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? दोनों ट्रायंगल AOD, ये हो गया आपका ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC सर्वांगसम है। इट मीन्स BO इक्वल टू OD और AO इक्वल टू OC। जो हमें प्रूफ करना था दोस्तों, देखिए ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ करना था, वो दोनों प्रूफ हो गया, ये दोनों प्रूफ्ड है।
प्रूफ्ड है ये। इट मीन्स क्या कर रहा है, यदि BO इक्वल टू OD एंड AO इक्वल टू OC मीन्स क्या हो गया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। प्रूव्ड। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका स्क्रीन पे। देखिए क्या है, नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AE क्या है, लंब है किस पर, DC के ऊपर, एंड CF इज लंब ऑन AD है। यदि AB इक्वल टू 16 cm है, AE इक्वल टू 8 cm है और CF इक्वल टू 10 cm है, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का दिया है AB इक्वल टू 16 cm। ये देखिए आपका 16 cm दिया हुआ है, ये 16 cm दिया हुआ है। दूसरा AE इक्वल टू 8 cm, ये आपका दिया हुआ है 8 cm, यहाँ से यहाँ 8 cm दिया हुआ है। CF इक्वल टू 10 cm, CF ये वाला देखिए जो इसके ऊपर लंब है, ये दिया हुआ है आपका कितना, ये दिया हुआ है 10 cm। तो कह रहा है कि AD का मान ज्ञात कीजिए। AD, दिस AD इक्वल टू व्हाट, ये कितना होगा। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, इसको सॉल्यूशन को देखिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, पहले उसको लिख लेंगे। दिया हुआ है AB 16 cm, AE इक्वल टू 8 cm एंड CF इक्वल टू 10 cm। क्या फाइंड आउट करना है, AD इक्वल टू व्हाट। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेस इंटू हाइट, इसका आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। तो एक तरह से हम देखिए इसका आधार यदि हम CD मानते हैं तो ऊंचाई इसका AE है, क्योंकि AE जो है CD पर लंब है। तो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू AE इंटू CD। और दूसरा जब हम इसको लेते हैं, यदि हम बेस AD मानते हैं तो इसका ऊंचाई देखिए CF हो जाएगा, ये CF तो हो जाएगा AD इंटू CF। ये दोनों क्षेत्रफल ही है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, AE दिया हुआ कितना दिया हुआ है, AE दिया हुआ है आपका 8 cm। CD इक्वल टू AB, देखिए CD भी जो है C टू D इक्वल टू AB होगा, तो CD का भी वैल्यू कितना होगा, 16 cm होगा, इंटू 16 इक्वल टू AD हमसे पूछा जा रहा है तो AD हम लिखेंगे इंटू CF का वैल्यू देखिए कितना दिया है, 10 cm। इसलिए AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 16/10। इसको 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, और ये होगा 16, 2 से कटेगा तो 8 मीन्स 64/5 cm। इसको हम ब्रेक करेंगे तो 1 होगा और 2.8 cm, ये आएगा आंसर। AD इक्वल टू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाओं की लंबाई परस्पर बराबर होती है। प्रूव दैट इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chords ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द chords आर इक्वल। चलिए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है तो समझिए, एक सर्कल है, एक ये आपका सर्कल हो गया, इसका 2 कोड है जिसको हम जीवा भी बोलते हैं हिंदी में, ये कोड है, और इसका सेंटर होगा सर्कल का एक कहीं भी, एक सर्कल है, ये आपका सर्कल हो गया। तो कह रहा है 2 जीवा है, कहीं भी है ये जीवा, मान लीजिए यहाँ से एक ऐसे है, तो ये जो सेंटर पे जो कोण बना रहा है, कह रहा है ये कोण दोनों का बराबर, ये कोण एक ये बनाया, दूसरा कोण ये यहाँ से ऐसे बनाया,
एक जीवा आपका ए और बी है, ए बी, दूसरा है पी एंड क्यू, मान लीजिए इसको पी एंड क्यू, और ये सेंटर हो गया ओ। तो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण बराबर हो तो जीवा की लंबाई परस्पर बराबर होगा। मीन्स ये दोनों आपका समान दिया हुआ है कि ये दोनों यदि समान हो तो ए बी इक्वल टू पी क्यू होगा। गिवन दैट दिया हुआ है एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल ए ओ बी, सिद्ध करना है पी क्यू इक्वल टू ए बी, में ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, बनावट में क्या होगा, बनावट में होगा एक वृत्त खींचा जिसका दो जीवा ए बी और पी क्यू है, जो उसके केंद्र पर एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ क्यू बनाता है। ट्रेंगल ए ओ बी और ट्रेंगल पी ओ क्यू में, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसका देखिए ये सब क्या है, ये वृत्त का केंद्र है, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये सब वृत्त का केंद्र है। ये सब क्या है, ये सब वृत्त का त्रिज्या है, ये सब वृत्त का रेडियस है और रेडियस बराबर होता है। इसलिए क्या इस दोनों त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, देखिए पी ओ इक्वल टू ओ ए एंड क्यू ओ इक्वल टू ओ बी। एंगल दिया हुआ एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल ए ओ बी। तो ये क्या है, साइड है, ये भी साइड है, ये क्या है, एंगल है। तो क्या होगा, फ्रॉम एस ए एस, ये एक थ्योरम है, ये एक प्रमेय है। यदि दो ट्रेंगल का दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रेंगल क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो ट्रेंगल ए ओ बी सर्वांग सम का इस तरह होता है चिन्ह, ट्रेंगल पी ओ क्यू सर्वांग सम का ये चिन्ह, दोनों समान है, दोनों समान है तो क्या होगा, पी क्यू ए बी इक्वल टू, दोनों समान है तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू। जो हमें प्रूफ करना था कि हमें प्रूफ करना था कि किसी वृत्त के जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण बराबर हो तो जीवाओं की लंबाई परस्पर बराबर होती है। तो हमने दो अलग अलग जीवा ए बी और पी क्यू को लेकर के उसके द्वारा बनाए गए कोण को कंसीडर करते हुए हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी और पी क्यू दो अलग अलग जीवा है केंद्र का, जो उसके केंद्र पे जो कोण बना रहा है उसको हम समान मान करके हमने ये प्रूफ कर दिया। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका स्क्रीन पे, देखिए क्या है, आकृति में यदि एंगल बी ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री तथा एंगल ए सी बी इक्वल टू 31 डिग्री हो तो एंगल बी डी सी का मान ज्ञात कीजिए। इन फिगर इफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री, देखिए ये दिया हुआ है ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी दिया है, ये है आपका 69 डिग्री दिया है, और ये ट्रेंगल ए सी
बी, ये दिया हुआ है आपका 31 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल BDC ये क्या होगा, इसको आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हम ये सारे क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है, और ज्योमेट्री में क्या करते हैं हम दूसरे थ्योरम को हमें याद रखना पड़ेगा। दूसरे थ्योरम का यूज करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ABC इक्वल टू दिया है 69 डिग्री, 69 डिग्री दिया है, और एंगल ACB इक्वल टू दिया है आपका 31 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके परिधि पर बनाए गए कोणों का मान समान होता है। एक प्रमेय होता है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा उनके परिधि पर बनाया गया कोण बराबर होता है। ये एक प्रमेय है, किसी वृत्त के चाप द्वारा उनके परिधि पर बनाया गया कोण बराबर होता है। तो क्या होगा, इस थ्योरम से क्या होगा, एंगल BAC, देखिए ये सेम आपका चाप है। चाप क्या है, B से C, ये BC जो है एक चाप है यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, और यही कोण बना रहा है। ये कोण देखिए यहाँ से एक बनाया BDC, दूसरा कोण बनाया BAC। तो एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BDC, ये होगा। अब हम क्या है, त्रिभुज ABC में हम क्या देखेंगे, को मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस एंगल ABC माइनस एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस एंगल ABC दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए एंगल ABC कितना दिया है, 69 डिग्री दिया हुआ है, 69 डिग्री, और एंगल ACB दिया है आपका 31 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका, देखिए 69 और 31, ये हो गया आपका 70 और 30, 100, 180 में 100 जाएगा तो हो जाएगा आपका 80 डिग्री। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए BAC इक्वल टू BDC, एंगल BAC निकल गया आपका 80 डिग्री, इसलिए एंगल ये देखिए ये दिया हुआ है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू 80 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका स्क्रीन पे, क्या है, एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में बनाए गए अंक इस प्रकार हैं, 17, 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18 एंड 28 है। तो कह रहे हैं आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें, इसका मीडियंस पूछा जाए। द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैचेज आर एज फॉलोज, ये दिया हुआ है आंकड़ा आपका, फाइंड द मीडियंस ऑफ दिस डाटा। तो इसको हम मीडियन निकालना है हमें। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों को हम बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं, इसको प्रॉपरली इसको सजाएंगे। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए दिए गए आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, बढ़ते हुए
क्रम में सजाकर लिखेंगे। तो इसको हम सजा के लिखते हैं। देखिए सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा संख्या आपका 2 दिया हुआ है, मीन्स सबसे पहले 2, फिर आपका ये इसको हम काटते जाएंगे, 2 लिख दिया हमने, 1 2, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका 5 है, एक बार 5 है, फिर आपका 5, फिर क्या है 2 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद आपका 7 एक बार है, फिर 8 आपका 2 बार है, एक 7 है, 8 देखिए 1 2, अच्छा 7 भी 2 बार है, तो 7 7, फिर 8 8 हो गया। उसके बाद में 8 के बाद क्या है, 10 है, एक बार 2 बार, 2 बार 10 है, तो 10 लिखेंगे। 10 के बाद आपका क्या है, 14 है, एक बार 14 है, फिर 15 है, एक बार 14 है, फिर आपका 15 है, 15 के बाद देखिए 17 है, एक बार 17 है, और 17 के बाद फिर एक बार 18 भी है, 17 है, फिर 18 है, इसको हम कट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, फिर 24 है, फिर 27 है, 17 को हमने लिख लिया है एक बार, 17 कटेगा, फिर हमने क्या काटा 20, 18 के बाद 24 एंड 27 एक एक बार है, 24 27 ये हो गया, फिर 28 आ गया एक बार, फिर 48 है, 28 एंड 48। तो दोस्तों हमने सारे डाटा को बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया है। चलिए अब इसको हम काउंट करेंगे कितना है नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, n इक्वल टू आपका 16 हो गया। तो इसका माध्यिका क्या होगा, इसका मीन टर्म जो है इवन नंबर है, इसलिए माध्यिका इक्वल टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। n/2 टर्म मीन्स 8th टर्म। 8th टर्म क्या है, 8th टर्म आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये 8 और 9th, 8 एंड 9th टर्म, 8th प्लस 9th टर्म डिवाइड बाय 2। 8th टर्म आपका 10 और 9 हो गया 14, इक्वल टू होगा 10 प्लस 14 डिवाइड बाय 2, 24/2, इसको काट देंगे 12, तो इसका माध्यिका हो गया आपका 12 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसके कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका स्क्रीन पे, क्या है, गेहूं के आटे के 11 बोरे जिनमें से प्रत्येक पर 5 किलो अंकित था, मैं वास्तव में निम्नलिखित भार केजी में थे। ये दिया है 11 बोरे जिस पे अंकित किया हुआ भार दिया है 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 एंड 5। कह रहे इनमें से यादृच्छिक रूप से चुने गए किसी भी बैग में 5 किलोग्राम से अधिक भार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसको रेंडमली चुनते हैं, तो 5 किलो से अधिक भार होने की प्रायिकता क्या है। 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained in the following weights of flour in kg। तो इसका प्रायिकता क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को देखिए। देखिए टोटल बोरों की संख्या कितना है, कुल बोरे की संख्या, कुल बोरे की संख्या है आपका 11,
कुल बोरे की संख्या 11 है। और 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाले बोरे कितने हैं? 5 किलोग्राम से अधिक भार वाले बोरे की संख्या कितना है? देखिए 5 किलो से अधिक 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगा कि जिसमें 5 किलो से अधिक हो। 5 किलोग्राम से अधिक बोरे की प्रायिकता इक्वल टू आपका हो गया 5 किलो से अधिक भार वाले बोरे की संख्या डिवाइड बाय कुल बोरे की संख्या। तो ये होगा 5 किलोग्राम से अधिक भार वाले बोरों की संख्या डिवाइड बाय कुल बोरों की संख्या। कुल बोरे की संख्या 5 किलोग्राम से अधिक भार वाले बोरों की संख्या क्या है? 7 है। और कुल बोरे की संख्या 11। तो इसका 7/11। तो यही हो जाएगा आपका इसका प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका स्क्रीन पे। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न है। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। परिणाम दिया है और इसका फ्रीक्वेंसी दिया है। 3 heads 3 चित्त 23 बार आया है। 3 चित्त यहाँ पे 2 चित्त होगा। 2 चित्त मीन्स 2 हेड 72 बार आया है। 1 चित्त 77 बार आया है। और 0 चित्त मीन्स कोई हेड नहीं है 28 बार। तो कह रहा है तो 3 चित्त एवं कोई भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स 3 चित्त आने की प्रायिकता 3 चित्त आने की प्रायिकता 3 चित्त आने की प्रायिकता क्या होगा? 3 चित्त 23 बार आया 23 टाइम्स। और कितने बार आना कुल संभावना कितने बार है? 200 बार सिक्कों को उछाला जाता है तो 200 बार आ सकता था। तो 23/200 ये हो जाएगा आपका आंसर। और कह रहा है कि कोई भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता कोई भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता कोई भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता कितना है? देखिए कोई भी चित्त नहीं कितना बार आया? 28 बार। और कुल आउटकम्स कितना बार हो सकता है? टोटल जो संभावना है 200 बार। तो ये हो जाएगा आपका 28/200। तो ये हो जाएगा 7/50। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, आप इसे लाइक करें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल फ्री क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत।